हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक है और आपका स्वागत है आपके चैनल जीएस मार्क पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इसमें ऑलरेडी हम कई सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं या वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूना एक्ट तक कवर किया था। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो 1935 1935 में क्या आया, भारत सरकार अधिनियम आया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम क्या था कि अब तक जितने भी अधिनियम आए थे या फिर सुधार हुए थे, चाहे वो मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ हो, चाहे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या फिर उसके बाद साइमन कमीशन आया हो। ठीक है, तो इन सबको रिव्यू करके एक नया अधिनियम लाया गया जिसका नाम दिया गया भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है, करंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका मेजर पार्ट यहीं से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम। इससे कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ कवर करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट और डिटेल में हम लोग इसको कहाँ पढ़ेंगे? पॉलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। जैसे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था जिसमें स्टेट्स, प्रांत और जो रियासतें थीं उनको शामिल किया गया था। लेकिन ये कभी हो नहीं पाया, ये कभी एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाया। प्रावधान किया गया था लेकिन एक्चुअल में नहीं हो पाया। फिर क्या किया गया था, इसमें जो सेंटर और जो स्टेट्स थी उनके बीच की जो शक्तियां थी उनको 3 सूचियों के आधार पर विभाजित किया गया था: संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। देखो इसमें नहीं दिया है, एक राज्य की सूची थी। ठीक है, तो हमारी जो करंट जो पावर का डिवीज़न है वो भी इसी बेसिस पर है। जो 1935 में ये प्रावधान किया गया था, इसी बेसिस पे अभी भी हमारा करंट डिवीज़न चल रहा है जो सेंटर और राज्य सरकार के बीच में है। और जो बची हुई अवशिष्ट शक्तियाँ थीं वो किसको दे दी गई? वायसराय को दे दी गई थी। ठीक है, अभी अवशिष्ट शक्तियाँ किस में हैं? सेंटर में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ डायरकी मीन्स द्वैध शासन को समाप्त किया गया। इसको और क्या कहा जाता है इंग्लिश में? डायरकी। डायरकी क्या होता था कि जो जैसे हमारे स्टेट मैटर्स होते थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक थी रिजर्व लिस्ट और एक थी ट्रांसफर्ड लिस्ट। ठीक है, जो रिजर्व लिस्ट होती थी उसमें क्या, जो राज्यपाल होता था, जो गवर्नर होता था, ठीक है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेता था। और जो ट्रांसफर लिस्ट होती थी, जो मंत्री होते थे वो निर्णय लेते थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक राज्य का शासन 2 लोग चलाते थे, एक तो जो चुने हुए मंत्री आते थे और एक गवर्नर होता था। ठीक है, तो इसको खत्म कर दिया गया और बाद में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया कि जो विधानसभाएं थी राज्य की उसको द्विसदनीय बना दिया गया। जैसे अभी विधानसभा, विधान परिषद है ना, वैसे ही इन विधानसभाओं को द्विसदनीय बना दिया गया। 6 प्रांतों की विधानसभा को द्विसदनीय बनाया गया था। कौन कौन से 6 प्रांत थे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, मीन्स जो आज का यूपी है, मेजर पार्ट ऑफ आज का यूपी। ठीक है, इसके बाद क्या था कि जो स्टेट था उसमें तो डायरकी समाप्त कर दी गई थी, लेकिन सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। केंद्र में क्या, द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट थे, ये हम लोग पॉलिटी में डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, अभी हमें जानना है कि 1935 में हमारा मेनली भारत सरकार अधिनियम आया था, उसमें ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। फिर 1937 में क्या हुआ? प्रांतीय चुनाव हुए। ठीक है, और मंत्रिमंडलों का गठन किया गया। कांग्रेस ने 6 प्रांतों में बहुमत हासिल किया था। कौन कौन से 6 प्रांत थे? सेंट्रल प्रोविंस मीन्स मध्य प्रांत, ओडिशा, यूनाइटेड प्रोविंस मीन्स संयुक्त प्रांत, बिहार, बॉम्बे और मद्रास। और सरकार किसमें बनाई थी? 8 राज्यों में सरकार बनाई थी, 8 प्रोविंसेस में सरकार बनाई थी। जहां बहुमत हासिल किया था वहां तो सरकार बनाई थी। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम में भी भारी समर्थन से सरकारें बना ली थी। ठीक है, तो 6 में बहुमत था। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है। 6 में बहुमत था, 8 में सरकार थी। ओके,
ये सरकार 28 महीनों तक ही चली थी, ओके, और बाद में कांग्रेस ने इन मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया था, ओके। फिर 1938 में क्या हुआ, जो हरिपुरा है, गुजरात में हरिपुरा है, वहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ बोस को, सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। फिर 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी है। कुछ लोग त्रिपुरा समझ लेते हैं, ठीक है, तो त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और यहाँ फिर से बोस इलेक्शन के लिए खड़े हुए और यहाँ सर्वसम्मति नहीं बन पाई, तो बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच में चुनाव हुआ और इसमें बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये रही कि गांधी जी ने क्या कहा था कि पट्टाभी की हार, इसको मेरी हार की तरह देखा जाना चाहिए, और इस तरह से सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में थोड़ा रिफ्ट हो गया। बाद में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष पद संभाला। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे सर्वसम्मति से। 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को हराया पट्टाभी सीतारामैया को, अध्यक्ष बने, फिर इस्तीफा दिया कांग्रेस से और उसके बाद फाइनली अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर क्या हुआ? मई 1939 में क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, फिर यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। 1940 अगस्त प्रस्ताव, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। इस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। इसने क्या कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भारत ने समर्थन दिया है अंग्रेज़ों को, तो उसके अगेंस्ट में जो ब्रिटिश शासन था भारतीयों की कुछ मांगों पर विचार करेगा। जैसे कहा कि डोमिनियन स्टेट देने पर विचार किया जाएगा। अब 1940 में आप डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव कर रहे हो तो ये कोई नहीं मानता। याद करो 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, ठीक है। डोमिनियन स्टेट की मांग को खारिज कर दिया गया था, तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। डोमिनियन स्टेट अब कोई मानने वाला नहीं था। डोमिनियन स्टेट क्या होता कि जो इंडिया थी वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही रहती, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, और एक स्वायत्त तरीके से शासन चलाती, लेकिन इंडिया को सॉवरेन नहीं बनाया जाता इसमें, ठीक है। तो ये प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। तो अब यहाँ तक हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी? भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया जो कभी हो नहीं पाया। फिर 3 सूची में के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया केंद्र और राज्य के बीच में, संघीय, समवर्ती राज्य और राज्य सूची के बीच में, और अवशेष शक्तियां वायसराय को दे दी गई। प्रांतों में जो डायरकी थी, द्वैत शासन, उसको समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस की जो विधानसभाएं थी इनको द्विसदनीय बना दिया गया, मीन्स विधानसभा विधान परिषद। केंद्र में डायरकी लागू कर दी गई, द्वैत शासन लागू कर दिया गया, ठीक है। फिर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, ओके, उसमें कांग्रेस को 6 में बहुमत मिला, 8 में सरकार बनाई। 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया। बाद में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में मतभेद हो गए, तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फाइनली अध्यक्ष यहाँ कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। फिर मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1940 में अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों का समर्थन पाने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये अगस्त प्रस्ताव दिया था, ठीक है। और इसमें जो अगस्त प्रस्ताव था, इसमें मेन पॉइंट क्या था कि जो भारत को डोमिनियन स्टेटस देने पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस ने अल्टीमेटली इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, ठीक है। इसका आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।